सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आज की कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का परिचय जान लेते हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी यानी कि बनारस में हुआ था। वह संपन्न व्यापारिक घराने के थे और उनका परिवार संपन्नता में केवल काशी नरेश से ही पीछे था। पिता और बड़े भाई की असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें 8वीं कक्षा में ही विद्यालय छोड़कर व्यवसाय में उतरना पड़ा। उनकी ज्ञान वृद्धि फिर स्वाध्याय से हुई। उन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत एवं फारसी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया। साथ ही वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जित किया। वह बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। 8-9 वर्ष की आयु में अमरकोश और लघु कौमुदी कंठस्थ कर लिया था, मतलब याद कर लिया था। और जबकि कलाधर नाम से वे कवित्त और सवैये भी लिखने लगे थे। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में छायावादी काव्य का वैभव अपनी क्लासिक पूर्णता के साथ प्रकट होता है और उनका सौंदर्य बोध इस बात की पुष्टि करता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सौंदर्य दर्शन और श्रृंगारिकता, स्वानुभूति, जड़ चेतन संबंध और आध्यात्मिक दर्शन, नारी की महत्ता, मानवीयता, प्राकृतिक अवयव, चित्रात्मकता आदि उनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। उनकी भाषा तत्सम और संस्कृतनिष्ठ है। वैयक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, कोमलता, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य जैसी गीत शैली के सभी तत्व उनके काव्य में मौजूद हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें उर्वशी, झरना, चित्राधार, आंसू, लहर, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कामायनी, वन मिलन उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कामायनी उनकी विशिष्ट रचना है जिसे मुक्तिबोध ने विराट फैंटेसी के रूप में देखा है और नामवर सिंह ने इसे आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। कविताओं के अलावे उन्होंने गद्य में भी बहुत कुछ लिखा है। कामना, विशाख, एक घूंट, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, प्रायश्चित उनके नाटक हैं। कहानियों में उनकी जो कहानी संग्रह हैं उनमें छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप और जो उनके उपन्यास हैं वो कंकाल, तितली और इरावती हैं। उनका एक निबंध संग्रह भी है जो काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से है। तो आइए यह कविता देखते हैं, आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता का पहले पाठ कर लेते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलताएं अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले,
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना। अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें जो कठिन शब्द हैं आमतौर पे देखने को मिलते हैं, तो एक है मधुप। मधुप का मतलब होता है मन रूपी भंवरा। अनंत नीलिमा का मतलब होता है अंतहीन विस्तार, अर्थात आकाश को समझ सकते हैं कि आकाश का विस्तार कितना दूर तक है, उसका अंत नहीं हो सकता। व्यंग्य मलिन मतलब खराब ढंग से निंदा करना। गागर रीति मतलब खाली घड़ा। प्रवंचना मतलब धोखा। मुस्कुरा कर मतलब मुस्कुराकर। अरुण कपोल मतलब लाल गाल। अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी भोर। स्मृति पाथेय मतलब स्मृति रूपी संबल। पंथा मतलब रास्ता, और कंथा का मतलब होता है अंतर मन। अब इस कविता की व्याख्या देख लेते हैं। इस कविता को लिखने का प्रसंग है कि किसी पत्रिका के द्वारा आत्मकथा विशेषांक निकाला जा रहा था उस समय। शायद मुझे लगता है कि प्रेमचंद द्वारा निकाली जा रही माधुरी पत्रिका या हंस के लिए, ये कंफर्म नहीं है। तो उसमें आत्मकथा लिखने के लिए लेखकों से अपनी अपनी संक्षिप्त आत्मकथाएं मांगी गई। जयशंकर प्रसाद से भी उनके मित्रों ने कह लीजिए या पत्रिका से संबंधित जो रचनाकार थे उन लोगों ने मांगा। तो आत्मकथा के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने यही कविता लिखी और इस कविता में अपने पूरे भावों को व्यक्त किया है कि मैं क्यों नहीं लिखना चाहता हूं आत्मकथा। इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। इसमें कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भंवरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस प्रकार अनंत नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में सब कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहना चाहता। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कहते हैं कि अपनी कमी कोई नहीं कहता, यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। वे कहते हैं यदि वह उन पर बीती हुई कहानी
सुनाएंगे तो लोगों को उसे आनंद तो खूब मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वे कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करना चाहते। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गईं। चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वो कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सुनाने के लिए तो कुछ भी नहीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इनमें वे कहते हैं कि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल जरूर आए, जिनके सहारे वे वर्तमान का जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ न मिल सका। जिस अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहते हैं कि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त कर रही है, परंतु अब ऐसे रूप सी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। मतलब सिलाई होती है ना, तो उसके सिलाई को उधेड़ उधेड़ कर क्यों देखोगे, तो मेरा जीवन जो ढका हुआ है वैसे ही रहने दो, उसको उधेड़ो मत, उसके सीवन को तोड़ो मत। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो। तो यह जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य की व्याख्या रही है और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।